गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग। आज के सेशन में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक कंडक्शन, विद्युत चालन। उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हम लोगों को जानना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम लोगों को जानना था। तो ऐसी ही चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर निकालते हैं। ठीक है, एक फार्मूला जो आप सभी लोगों ने सीखा होगा, पढ़ा होगा पहले, आज उसका हम लोग देखेंगे कि वो आता कहाँ से है एक्चुअली में। P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा, जैसे कोई एक कंडक्टर है, मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई एक कंडक्टर है, इस तरीके से मेटालिक कंडक्टर। ठीक है बच्चों, एक बात हम लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं हम लोग पावर की, तो पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, किया गया कार्य बटे लिया गया समय। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है और एक ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, सपोज दैट। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है डेल्टा वी। सपोज दैट इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी है। ठीक है ना, हाँ, डेल्टा वी इस तरीके से। और हम तुमसे ये कहें कि एक चार्ज जो है वो एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होता है। अगर कोई चार्ज तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, सपोज दैट मान लेते हैं क्यू चार्ज तुम्हारा यहाँ से एंट्री करता है और यहाँ से जाकर के वो बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो उस केस में ये तुम्हारा जो हाई पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है तुम्हारा हाई पोटेंशियल, और ये वाला तुम्हारा लो पोटेंशियल पॉइंट है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जब ये जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब ये ट्रेवल करेगा, तो इसकी एनर्जी में लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पास में एनर्जी कितनी है, यहाँ पर जो एनर्जी होगी इसके पास में वो तुम्हारी कितनी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी तुम्हारी KE1, दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू, मान लेते हैं सपोज दैट V1। ठीक है, Q इंटू V1, और यहाँ पर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल तुम्हारा V2 है, तो तुम्हारी वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तुम्हारी हो जाएगी Q इंटू V2, इस तरीके से। और इन दो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एनर्जी का लॉस होगा वो तुम्हारा कितना होगा, तो हम लोग उसको बोल देते हैं तुम्हारा डेल्टा KE, मतलब एनर्जी का लॉस। ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू V1 माइनस V2। ठीक है ना, V1 माइनस V2 दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो ये तुम्हारा ऐसे करके हो जाता है। अच्छा, जो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का जो लॉस हुआ है, ये एनर्जी गई कहाँ, ये एनर्जी गई है इस वायर में हीट के रूप में, वो हीट के रूप में जो है कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग इस वायर के अंदर जो हीट जनरेट हुई है, तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस था, इस वायर में जो रेजिस्टेंस था उसने अपना काम कर दिया। उसका काम क्या था, हीट को जनरेट करना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, ये तुम्हारा ये हीट जनरेटेड के बराबर है, या ये बोलें कि तुम्हारा वर्क डन के बराबर है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन दिस इज इक्वल टू हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। अब आप ये पूछेंगे कि ये चार्ज की काइनेटिक एनर्जी, चार्ज का मतलब है कि कोई जो पार्टिकल जिसके कंधों पर चार्ज है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये है तुम्हारा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से अगर हम पावर निकालना चाहें कि इसकी पावर कितनी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, थोड़े से जगह मैं इसको ऐसे कर देता हूँ पावर। तो दिस विल बी इक्वल टू पावर, दिस विल बी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी अपॉन, मान लेते हैं कि डेल्टा T का टाइम लगा, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक चार्ज को पहुँचने में डेल्टा T टाइम लगा, सपोज दैट।
ठीक है ना। तो डेल्टा टी टाइम लगा, तो उस केस में जो तुम्हारा पावर हो जाएगा वो तुम्हारी पावर इसकी कितनी हो जाएगी, इस वायर की जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से डेल्टा टी ना मान करके सिर्फ टी मान लीजिए, ठीक है, ऐसे करके ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ तो यहाँ से हम लोग अगर इसको ये मान के चलते हैं, ये क्यू अपॉन टी, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसको हम लोग आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, ठीक है। और डेल्टा वी जो है ना वो तुम्हारा इस तरीके से लिखा गया है। अगर डेल्टा वी को हम वी कह दें इतने वोल्ट तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह देते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पावर P विल बी इक्वल टू, और ये तुम्हारा हो जाएगा I इंटू वी। तो यहाँ से तुम्हारा एक ये रिलेशन हमारे पास में चला आता है इस तरीके से, ऐसे करके P इज इक्वल टू I इंटू वी। तो ये जो रिलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर लॉस, इसको कॉपर लॉस भी बोला जाता है, ये पावर लॉस है एक्चुअली में, ठीक है। तो पावर, तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये तुम्हारी इलेक्ट्रिकल पावर है इस तरीके से, ऐसे करके P इज इक्वल टू वी इंटू आई। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम जब हम लोग जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग यहाँ पर ओम के नियम के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखेंगे, ओम के नियम के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग लिखेंगे, ऐसे करके यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आर आई होता है, ठीक है ना। हाँ तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, और P इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है V इंटू आई। तो यहाँ से V बराबर तुम्हारा है V बराबर है तुम्हारा R इंटू आई, ठीक है ना, R इंटू आई इंटू आई। तो ये तुम्हारा हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आई होप सो कि ये चीज़ ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये तो चीज़ ये हो गई। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जहाँ कहीं पर भी बिजली बनती है, जहाँ कहीं पर भी बिजली बनती है, जैसे जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ बिजली बनाई जाती है जनरेटर से जहाँ बिजली बनाई जाती है वो उसका जनरेशन 11,000 वोल्ट पर होता है। जो जनरेटर होते हैं जहाँ बिजली बनती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पर, तो वहाँ पर जनरेटर से निकलने वाला जो जनरली जो वोल्टेज होता है वो 11 kV होता है। 11 kV का मतलब 11,000 वोल्ट। मगर जो बड़े बड़े खंभे होते हैं खेतों के अंदर, खेतों के बीच से जो जाते हैं, उनमें बहुत हाई वोल्टेज की लाइन जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिकल पावर को भेजने के लिए वोल्टेज हाई करके क्यों भेजा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिक पावर को भेजने के लिए वोल्टेज को हाई इसलिए किया जाता है, सो दैट कि लॉसेस कम हो जाएं। लॉसेस कौन से, क्योंकि क्या होगा कि जब कभी भी मान लीजिए कि जैसे कानपुर में बिजली बनी, कानपुर में थर्मल पावर स्टेशन है, और मान लीजिए कि दिल्ली तक बिजली को भेजना है, तो कानपुर से दिल्ली के बीच की जो दूरी है 400-450 किलोमीटर है लगभग। अब कानपुर से दिल्ली के बीच में अगर दूरी 450 किलोमीटर है तो बिजली के जो तार हैं, जो कंडक्टर्स हैं तुम्हारे, तो लंबाई जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो पता चला वहाँ से जो एनर्जी भेजी जा रही है यहाँ तक पहुँची नहीं रही उतनी, मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। 100 जूल चली 50 जूल पहुँची, 50 जूल हीट में गर्म हो गई, भाग गई, उड़ गई हवा में, तो क्या करेंगे। तो जो लॉस होते हैं उनको कम करने के लिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, P इज इक्वल टू वी आई लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू वी आई लिखा है। यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ देखें
P इज इक्वल टू वी आई से P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो अगर V की वैल्यू हम निकालें तो P अपॉन आई हो गया, ठीक है ना। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू अगर तुम घटा दोगे, करंट की वैल्यू अगर घटा दोगे तो जो हीट जनरेटेड का जो फॉर्मूला होता था H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां पर हीट तुम्हारी कम जनरेट होगी। अगर हीट तुम्हारी कम जनरेट होगी तो लॉसेस तुम्हारे घट जाएंगे, पावर को कांस्टेंट रखा जाएगा। ये माना जाएगा कि कानपुर से बिजली भेजी गई दिल्ली तक जा रही है। हम ये अगर ये मान के चलें कि जितनी पावर यहाँ दें उतनी पावर यहाँ पर मिल जाए, मतलब 1 सेकंड में जितनी एनर्जी यहाँ दें 1 सेकंड में एनर्जी वहाँ पर उतनी मिल जाए, ऐसा अगर हम कांस्टेंट करके मान लें तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम वोल्टेज को बढ़ा दें, जितने गुना वोल्टेज बढ़ाएं उतने गुना करंट की वैल्यू कम हो जाए। और ऐसे केस में अगर होगा तो तुम्हारी पावर कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ से जो जब एक शहर से दूसरे शहर तक जब बिजली भेजी जाती है तो हमेशा हाई वोल्टेज के फॉर्म में भेजी जाती है। जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें इस्तेमाल करना होता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन बना लेते हैं। सब स्टेशन, ये सब स्टेशन क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं जो हमारे कस्बे में बने होते हैं, उनको बोलते हैं विद्युत उपकेंद्र। आपने देखा होगा, लिखा होगा उसमें, आप जहां आपका बिजली का बिल जमा होता है आप वहां कभी जाएं, वहां देखेंगे लिखा होगा विद्युत उपकेंद्र। तो वो जो सब स्टेशन होते हैं वो क्या करते हैं, हाई वोल्टेज जो आई है दूसरे शहर से जनरेटिंग स्टेशन से, उसको एक ट्रांसफार्मर के जरिए लो वोल्टेज पे कन्वर्ट कर लिया जाता है। ट्रांसफार्मर के रूप, ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज के लेवल को चेंज करना। एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज के लेवल को घटा भी सकता है। कैसे घटाता है कैसे बढ़ाता है ये चीज़ें हम लोग आगे चल के सीखेंगे जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज, 1,32,000 वोल्टेज, 4,44,000 वोल्टेज या 4,40,000 वोल्टेज की जो सप्लाई आती है उसको हम लोग यहाँ पर लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर हमारे घरों में भेज दिया जाता है। जब हमारे घरों में बिजली भेजी जाती है, जब हमारे घरों में बिजली भेजी जाती है तो वोल्टेज लो रखा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं उनकी डिमांड लो वोल्टेज की होती है, मतलब 220 वोल्ट की होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हाई वोल्टेज वाले जो खंभे होते हैं, जो हाई वोल्टेज वाली जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो ज़मीन से बहुत ऊंची रखी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं। इसी वजह से किसी कॉमन मैन की आम पहुंच से बहुत दूर रखा जाता है उसे, कि किसी भी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको लपक के छू ले या कोई ऊंचा ट्रक लेके पहुंच जाए तो टच कर जाए या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं उसके रीजंस कि हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज पर मतलब क्यों ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको कन्फर्म हो जाती है कि कोई भी वायर जो होता है उसके अंदर, कोई भी वायर होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस तो ज़रूर होता है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई भी वायर हो उसमें थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा आर है, बस वही चीज़ है कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की अगर कोई चीज़ जाएगी तो उसके एनर्जी में कमी आएगी, हम लोग जानते ही हैं। अगर हाई ऊंचाई से पहाड़ से ज़मीन पे आओगे तो एनर्जी कम होगी तुम्हारी, वो एनर्जी तुम्हारी कम होगी, वो कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी।
तो हम लोग वो चीज़ को बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं, ये हाई एनर्जी वाला पॉइंट है, ये लो एनर्जी वाला। अगर कोई चार्ज तुम्हारा हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ आता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, तो एनर्जी यहाँ पर लूज करेगा, अंदर लूज करेगा। वो एनर्जी कहाँ लूज करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस के जरिए हीट के रूप में लूज करेगा। तो हमारा ये पता चल गया कि इस रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो क्या होता है? हीट जनरेट करना। तो यहाँ से 100 जूल लेकर के चला था, 25 जूल पे निकला, 75 जूल कहाँ गई? हीट के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी यहाँ निकाली इस तरीके से, और उसके बाद में ऐसे करके हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। तो जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी का, वही तो तुम्हारा वर्क डन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का वर्क क्या है? हीट जनरेट करना। तो हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू हीट जनरेटेड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इसलिए क्योंकि V1 माइनस V2। उसके बाद में इस रेजिस्टेंस की अगर हम पावर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा वर्क डन तुम्हारा कितना है? वर्क डन तुम्हारा है क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना, हम क्यू इंटू डेल्टा वी। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ, क्यू इंटू डेल्टा वी अपॉन दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो Q अपॉन टी दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम Q अपॉन टी कर दें तो हम लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना। यहाँ से इसके बीच में फ्लो होती हुई इलेक्ट्रिक करंट आई। और डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हम लोग डेल्टा वी को जनरली V अगर लिख दें तो लिखेंगे P इज इक्वल टू आई इंटू वी। यहाँ से ये रिलेशन हमें पता चल जाता है। पर हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आर आई होता है, तो P में V इक्वल टू वी आई में V की वैल्यू रखेंगे तो तुम्हारा आई स्क्वायर आर हो जाता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा पावर लॉस का फॉर्मूला है। ये वो पावर लॉस है जो किसी कंडक्टर से एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी हमको कंफर्म हो गई। अच्छा, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, ये चीज़ तुम्हारी हो गई। अच्छा, और अब हम लोग आते हैं सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि सेल क्या होता है, ठीक है ना। सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिएगा, तो सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं सेल, तो सेल क्या है? एक एनर्जी का सोर्स होता है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम उसे जोड़ देते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो सर्किट कंप्लीट हो जाने की स्थिति में पूरे सर्किट में वो एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। इसीलिए हम उसे सेल कहते हैं, सेल। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर इस तरीके से ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है, मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है इस तरीके का, ठीक है ना, बल्ब है इस तरीके का। अगर हम इसके बीच में एक सेल जोड़ दें इस तरीके से, ये तुम्हारा सेल हो गया, ठीक है ना, ये सेल हो गया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है अगर, तो ये इस तरीके से इसमें इस वाले सर्किट में एक करंट को फ्लो करवाता है। तो इसीलिए सेल एक सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी की जो कि किसी सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है या करंट के फ्लो होने का रीजन बनता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि सेल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, सेल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये तुम्हारा जो सेल होता है ये इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी होता है, हल्का रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस। उसे हम उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, और इसको हम लोग ऐसे करके कंप्लीट सेल नाम दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हम लोग कंप्लीट सेल नाम दे देते हैं। और ये है तुम्हारा ई,
मान लेते हैं ये तुम्हारा ई है और ये है तुम्हारा आर, इसको बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी जो घरों में हमारे इन्वर्टर में लगी होती है, तो जो इन्वर्टर में जो घरों में हमारे बैटरी लगी होती है, जब इन्वर्टर की हम लोग बैटरी को देखें जरा ढक्कन खोल के, तो उसमें आपको एक लिक्विड मिलेगा भरा हुआ, वो एसिडिक लिक्विड होता है, वो हल्का सा एसिडिक होता है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर भरा होता है। और जब सर्किट में पूरी करंट फ्लो करती है तो रिवर्स में तुम्हारा करंट जो है ना वो बैटरी के अंदर भी फ्लो करता है, मगर जो बैटरी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। वही जो रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टेंस तुम्हारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। हालांकि जो बैटरी होती है वो कई सेलों का समायोजन होता है, कई सेलों को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो तुम्हारी एक बैटरी बन के तैयार होती है। इसीलिए जो बैटरी होती है उसमें देखेंगे आप लोग ऊपर कई सारे सेल होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं और किनारे पर दो टर्मिनल होते हैं, वो मेन टर्मिनल होते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो ये तुम्हारा कहलाता है सेल, इसको हम लोग बोल देते हैं सेल। ठीक, ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग इसको स्मॉल ई से ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, स्मॉल ई से। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा ये हो गया सेल। जब हम लोग बैटरी की बात करते हैं, बैटरी की, तो बैटरी तुम्हारी इस तरीके से बनती है ऐसे करके, कई सेलों को हम लोग जब इस तरीके से जोड़ देते हैं तो ये तुम्हारी बैटरी बन जाती है। एक बात मेरी समझिएगा, यहाँ पर हमने ऐसे करके जो बॉक्स बनाया है इसका मतलब ये सेल है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है, ठीक है, मगर आप समझ जाना कि इसके अंदर ही इतने में ये जो हमने बनाया है इसके अंदर ही तुम्हारा जो है वो भी है, मतलब रेजिस्टेंस भी है तुम्हारा, इसके अंदर ही वो इनबिल्ट है। बस ऐसे समझ जाइएगा, ये तुम्हारा E1, R1, ठीक है ना, ये तुम्हारा E2, R2, इसमें दोनों मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक बैटरी कहलाएगी। ठीक है, और ये E1, E2 ये क्या है, ये तुम्हारे इसके जो है टर्मिनल वो तुम्हारे EMF हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग इसको एक इस तरीके से ऐसे करके अगर हम बड़े से बॉक्स में अगर हम बंद कर दें तो हमारी ये चीज़ बैटरी कहलाएगी, ऐसे 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 करके। ठीक है ना, ये चीज़ हमारी बैटरी कहलाएगी, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बैटरी। ठीक, तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, इनके टर्मिनल वोल्टेज, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हम लोग निकालना सीखेंगे आगे। कैसे, क्योंकि इसमें तो चलो खैर सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसमें तो चलो सीरीज में जुड़े हुए हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर सेलों को सीरीज में ना जोड़ने की बजाय पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल ईएमएफ कितना आता है वो भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर जो सेल में जो बड़ी वाली डंडी होती है, सेल में जो बड़ी वाली डंडी होती है ये तुम्हारी पॉजिटिव होती है, छोटी वाली डंडी नेगेटिव। यहाँ पर बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव, छोटी वाली तुम्हारी डंडी नेगेटिव होती है, याद रखिएगा ये चीज़ इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इसका टोटल जो तुम्हारा यहाँ पर जो टोटल वो निकलता है तुम्हारा ऐसे, अरे हाँ, टोटल जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ के बीच में जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज आता है वो इन दोनों का सम होता है, E1 प्लस E2, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल जाता है कि सेल तुम्हारा क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि मान लेते हैं कि किसी सेल को, अगर हम किसी सेल को किसी सर्किट में जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, हाँ, जो है हम लोग उसमें ऐसे करके किसी सेल को किसी सर्किट में जोड़ देते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, और ये मान लेते हैं ऐसे करके एक सेल वो है इस तरीके से स्विच है, और मान लेते हैं ये तुम्हारा एक सेल है इस तरीके से, ये इसका रेजिस्टेंस है ऐसे करके। ठीक है, हाँ, तो ऐसे करके और हमने क्या किया, इसको ऐसे करके यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये तुम्हारा प्लस वाला हो गया, ये तुम्हारा माइनस हो गया, ये इसका ईएमएफ है ई, और ये इसका रेजिस्टेंस है आर।
ठीक है ना, ऐसे करके। और ये मान लेते हैं कैपिटल आर है, ठीक है। और ये तुम्हारा स्विच है, स्विच, इसको बोल देते हैं स्विच। हम लोगों को इसमें से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें इस स्विच को क्लोज करने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट की अगर वैल्यू निकालनी पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे ऐसे करके। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का एक छोटा सा हमने सर्किट बना दिया, ठीक है। इस तरीके का एक छोटा सा सर्किट बना दिया और मान लेते हैं ऐसे करके कि ये तुम्हारा एक सेल है इस तरीके से, ठीक, ये तुम्हारा एक सेल है। हाँ, निधि देखिए ऐसा है कि डेली तो पॉसिबल वैसे नहीं है मॉर्निंग में, बट कभी कभी हम बिल्कुल ले सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम क्लास बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि एक क्लास सुबह ले लूँ, एक क्लास शाम को ले लूँ, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा ई, स्मॉल ई तुम्हारा क्या है, दिस इज द ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, हिंदी में इसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन नहीं है। तो ये एक इकलौता ऐसा फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, इसकी यूनिट तुम्हारी वोल्ट होती है, वोल्ट, ठीक है ना, इसकी यूनिट तुम्हारी वोल्ट होती है। हाँ, आर तुम्हारा क्या है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग जैसे ही यहाँ पर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके ये करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे करके ये करते हैं तो यहाँ से ऐसे करके एक करंट आई फ्लो करती है, यहाँ से एक करंट ऐसे करके आई फ्लो करती है ऐसे करके, यहाँ से एक करंट तुम्हारी ऐसे करके आई फ्लो करती है, और यहाँ से एक करंट तुम्हारी ऐसे करके आई फ्लो करती है। तो ऐसे करके तुम्हारा ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ऐसे करके ये तुम्हारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हमसे कोई ये कह दे कि यहाँ से करंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये तुम्हारी है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है तुम्हारी ये। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें ये तुम्हारा ईएमएफ है, ठीक है। जो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना है, इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इस सर्किट में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा कितना है, वो तुम्हारा इतना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो हम लोग लिखेंगे ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, ऐसे करके। तो ये चीज़ है, ये हमारी करंट की वैल्यू आ जाती है, ये हमारी करंट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर को कम कर देने पर कम हो जाती है, सॉरी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, अगर हम बैटरी में जो लिक्विड भरा होता है ना, लिक्विड पानी भरा होता है जो डिस्टिल्ड वाटर, उसकी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें मूवेबिलिटी बढ़ जाती है लिक्विड के अंदर, इसलिए जनरली ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ यहाँ पर ये हो गई, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी दूंगा, वो आप लोग क्वेश्चन अभी करिएगा, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। हम्म ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का, नेटवर्क विथ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट बैटरी
with internal resistance of 1 ohm. Compute the equivalent resistance of the network. Obtain the current in the each resistor. Okay, very good. तो देखिएगा, हाँ एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल, मतलब आप एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, समझिएगा। इस तरीके से ये हो गया और एक ये हो गया ऐसे करके, ये हो गया ऐसे करके, ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। ये दिया हुआ है और ऐसे करके एक और दिया हुआ, ओहो, देखिएगा, तो इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस बीच में भी जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। हाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से भी जुड़ा हुआ है, और सपोज दैट ये है तुम्हारा 4 ओम और ये है तुम्हारा 4 ओम, ठीक है। और ये है तुम्हारा 1 ओम, ये है तुम्हारा 12 ओम, एक सेकेंड, 12 ओम और 6 ओम, 12 ओम और ये 6 ओम, 6 ओम दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। हाँ यहाँ पर ये एक्चुअली में सिंपल है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ ये सिंपल है ऐसे करके यहाँ, और ये तुम्हारा ऐसे करके है, ये तुम्हारा ऐसे करके है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके ये दिया हुआ है और आपको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, और ये इस तरीके से ऐसे 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 करके, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 16 वोल्ट की बैटरी है, आप समझिए, प्लस माइनस, ये 1 ओम, ठीक है। हाँ 1 ओम इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब आपको यहां पर बताना है इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, हाँ कंप्यूट द टोटल रेजिस्टेंस, कंप्यूट द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों को कैलकुलेट करना है, चलिए बताइए। बताइए मुझे, इसमें टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल करंट, हाँ तो ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रेजिस्टेंस में, हर एक रेजिस्टेंस में आपको करंट बतानी है। तो हमें आप बताओ, अंशिका, निधि, हाँ बताओ मुझे, और इसमें करंट बताओ, बताओ कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को इसमें से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिएगा, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल में निकाल सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को भी पैरेलल में जोड़ सकते हैं।
तो 1 है और ये सॉरी ये तुम्हारा 4 है, ठीक है ना, 4, और ये भी तुम्हारा 4 है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे पैरेलल में तो ये तुम्हारे बन जाएंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस तुम्हारा इस तरीके से ऐसे 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 करके बन गया। बीच में तुम्हारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है जो तुम्हारा ऐसे बन गया। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये तुम्हारा 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 12, ये है 6। तो इनको अगर हम जोड़ें, इनको मान लेते हैं 1/r, तो दिस इज इक्वल टू 1/12 प्लस 2/12। 2/12 इसलिए क्योंकि 1/6 हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/r। तो दिस विल बी इक्वल टू 3/12 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से r विल बी इक्वल टू 4 ओम्स, ठीक है ना, r विल बी इक्वल टू 4 ओम्स, ठीक। तो ये चीज है। अब आप एक चीज समझिएगा, 4 ओम्स, 4 ओम्स, ठीक है। तो दो, हाँ, तो आप ये हो गया तुम्हारा 2, एक 3 और एक 4, तुम्हारा हो गया 3 4 7, ठीक है। और ये तुम्हारा जो नीचे आने पर, यहाँ पर जो नीचे देखिएगा, नीचे तुम्हारा क्या है, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, नीचे तुम्हारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक। और ये है तुम्हारा प्लस और ये है माइनस, ये है तुम्हारा 16 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो ये तुम्हारे सभी सीरीज में निकलेंगे, सीरीज में, ठीक। 2 3 4 7 और एक 8। तो यहाँ पर तुम्हारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, हाँ, तो वो तुम्हारा हो जाएगा कितना, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 ओम्स, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो करंट हो जाएगा, करंट की जो वैल्यू हो जाएगी, करंट आई दैट विल बी इक्वल टू 16/8। तो आई विल बी, दिस विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर्स। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो कि क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। 2/12 करना जरूरी है क्या? निधि देखिए, आप 2/12 मत करिए, आप 1/6 कर दीजिए, आंसर तुम्हारा इतना ही आएगा। मैंने इसलिए कर दिया सो दैट कि नीचे नीचे 12 हो जाएगा तो ऊपर ऊपर वाली डिजिट दोनों सीधे ऐड हो जाएगी, है कि नहीं। तो ऊपर ऊपर वाली डिजिट सीधे ऐड हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। नोट करो इसको। हम्म, नोट हो गया ये चीज, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अगर सेल को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ा जाए तो कैसे आएगा? देखिए, सीरीज में और पैरेलल में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो सेल लेकर के, जैसे मैं आपको एक माइक दिखाता हूँ, अपना माइक, माइक, ये जो माइक है ना जिससे मैं पढ़ाता हूँ, इसमें देखना, इसमें सेल हैं, ये सेल, ये जो सेल जुड़े हुए हैं ना, ये सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में। वो दिख आपको भले रखे हों कि रखे हैं पैरेलल, इनका कनेक्शन सीरीज में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक बोल्ट, एक जो सेल है इसका 3 बोल्ट का है, दोनों सेल हमने जोड़ दिए तो हो गए 6 बोल्ट के, ठीक है। दोनों सेल हमने जोड़ दिए तो 3 + 3 हो गए 6। मगर पैरेलल में अगर हम इनको रखते तो 3 ही बोल्ट रहता, ये 3 ही बोल्ट रहता। और अगर दोनों दोनों सेल के बोल्ट अलग अलग होते, एक 3 का होता, एक 6 का होता, तो इनका बोल्ट 9 नहीं होता, ना इनका बोल्ट 3 होता, इनका कुछ और होता। बस ये चीज पैरेलल में थोड़ी सी अलग होती है, तो ये चीज हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ती है, समझ गए।
तो इसीलिए जैसे तुम्हारी जो बैटरी होती है, बैटरी जो घरों में इन्वर्टर में लगी होती है, उसमें भी कई सारे सेल होते हैं, बैटरी के अंदर डूबे रहते हैं, वो प्लेटों के रूप में होते हैं। और वो जो तुम्हारे सेल होते हैं जो जो डूबे रहते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, वो सारे के सारे सीरीज में ऊपर, उनको ऊपर जोड़ा जाता है हवा में, देखा होगा ऊपर जुड़े रहते हैं इस तरीके से। तो सारे सेल तुम्हारे कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तब तुम्हारी एक बैटरी बनकर रेडी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि हर सेल, जो भी सेल होता है उसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके पहले हम लोग, आपको एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, देखिएगा। कनेक्शन ऑफ, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कनेक्शन ऑफ सेल्स इन कनेक्शंस ऑफ सेल्स, ठीक है ना, ये समझते हैं। हाँ, सेलों का संयोजन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये दो तरीके से होते हैं, एक तुम्हारा होता है सीरीज, ठीक है ना, और एक तुम्हारा होता है पैरेलल, ठीक है ना। एक तुम्हारा होता है सीरीज और एक होता है तुम्हारा पैरेलल, ठीक है। तो एक तुम्हारा पैरेलल हो गया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो तुम्हारे दो तरीके के कनेक्शन हो गए, एक सीरीज और एक तुम्हारा पैरेलल, ठीक। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिएगा, जैसे देखिए, कभी भी अगर कहीं पर भी, कभी भी अगर कहीं सेल बना है या बैटरी बनी है, तो करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना और नेगेटिव टर्मिनल में डालना जा करके। कैसे? इस तरीके से, अगर हम आपसे ये कहें कि ऐसे करके बना है और हम कह दें कि ये जो सेल है ये किसी सर्किट में लगा हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन बताओ, तो आप ऐसे करके दिखाना, ऐसे करके करंट पॉजिटिव से निकल रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा, ऐसे करके। इसका उल्टा मत कभी दिखा देना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा सेल है इस तरीके से ऐसे करके, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है। इसका मतलब ये समझो, पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल होता है वो होता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है तुम्हारा लो पोटेंशियल टर्मिनल, लो पोटेंशियल टर्मिनल, ठीक है ना। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जब कोई भी चीज जाती है तो घटती है क्या? एनर्जी। किसकी? उसकी। अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव पर कूदेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाएगा तो उसकी एनर्जी अब डाउन हो जाएगी, बीच में कहीं एनर्जी लूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं जरा यहाँ पर। अब देखिएगा, सेलों को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। सबसे पहली चीज सीरीज, सीरीज ना, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो सीरीज कनेक्शन देखिए, जैसे हमने मान लीजिए ऐसे करके एक सेल लिया और एक तुम्हारा इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये तुम्हारा एक सेल हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा एक सेल हो गया ऐसे करके, अरे हाँ, ये तुम्हारा एक सेल हो गया ऐसे करके, और मान लेते हैं कि ये तुम्हारा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे करके जुड़ा हुआ है यूं करके, ठीक है ना। हाँ, और मान लीजिए, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ऐसे करके ये है, ये करके, ये तुम्हारे दो सेल हैं। मान लेते हैं ये तुम्हारा, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। तब हमसे किसी ने ये कहा कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। एक ऐसा सेल मान लेते हैं, इसको हम एक ऐसी बैटरी बना सकते हैं इसकी, ये कह सकते हैं ये एक ऐसी बैटरी है, ये एक ऐसी बैटरी है जिसके अंदर दो सेल हैं, ठीक है ना। तो हम इस बॉक्स को एक ऐसे बैटरी से रिप्लेस कर दें या एक ऐसे सेल से रिप्लेस कर दें
जिसके टर्मिनल्स पर उतना ही पोटेंशियल हो जितना कि इसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिएगा इस तरीके से ऐसे करके, एक सेल हमने ऐसे करके बना लिया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे करके यूं 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 करके, ठीक, ये हमारा इक्विवेलेंट सेल बन गया। ये हमारा एक ऐसा सेल बन गया जिसको हम लोग बोलेंगे ये इक्विवेलेंट सेल है इसका, ठीक है ना। तो यहां पर मान लेते हैं ये हो गया ई इक्विवेलेंट और ये हो गया तुम्हारा आर इक्विवेलेंट, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा सेल बन गया इक्विवेलेंट सेल। इसके टर्मिनल्स पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। तो ये अंतर, ये चीज होती है जो हम लोग अभी सीखना चाह रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे मेन चीज समझिएगा, जैसे अगर हम तुमसे ऐसे करके कह दें, ठीक है, ऐसे करके कह दें, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग दोनों के जो ईएमएफ हैं, वोल्टेज हैं जो इनके सेलों के अपने, इनको दोनों को इजीली जोड़ा जा सकता है। वही वाला ईएमएफ इसका ईएमएफ हो जाएगा, इस वाले सेल का। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में जोड़ करके यहाँ रख दें तो वो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है इसकी, ठीक है, ये एक सिंपल सी स्टोरी होती है। और ऐसे करके हम लोग मान लेते हैं इसको। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग ऐसे मान लें कि बीच में रेजिस्टेंसेस को अगर बीच में सेलों को अगर हम भूल जाएं, सेल को हम एक तार की तरह मान लें, सेल को एक सिंपल वायर मान लें, तो सीधे सीधे R1 और R2 तुम्हारे दोनों सीरीज में कनेक्टेड हमें दिखाई देंगे। तो वही सीरीज में कनेक्टेड तुम्हारा Req है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि R1 और R2 तुम्हारे सिंपल वायर हैं बिल्कुल वैसे ही, तो E1 और E2 तुम्हारे दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो तुम्हारा E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये चीज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टर्मिनल, यहाँ पर जो टर्मिनल है ये है तुम्हारा A, ठीक है ना, ये है तुम्हारा टर्मिनल A। और मान लेते हैं कि जो तुम्हारा यहाँ पर जो टर्मिनल है ये है तुम्हारा, मान लेते हैं B, ये तुम्हारा B टर्मिनल है। और मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा टर्मिनल है वो है तुम्हारा C। अच्छा, दोनों में करंट तुम्हारी सेम फ्लो करेगी। मैंने अभी एक चीज आपको सिखाई थी कि किसी सर्किट में अगर कहीं पर सेल लगा है तो हमेशा करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से निकलते हुए दिखाना और नेगेटिव में जाते हुए दिखाना, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ऐसे करके समझिएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ से ऐसे करके ये दिखाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव में ऐसे करके आते हुए दिखाएंगे, इसके अंदर ऐसे करके, इसके अंदर ऐसे जाते हुए, इसके अंदर ऐसे करके इधर आते हुए। तो यहाँ पर जो करंट है तुम्हारी वो तुम्हारी आई है, ठीक है ना। यहाँ भी करंट तुम्हारी आई है क्योंकि सेम करंट है, सीरीज में जुड़े होते हैं तो करंट की वैल्यू तुम्हारी सेम होती है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो सीरीज में जुड़े होते हैं, सेम होती है। अब मुझे कोई ये बताओ कि अगर हम ए और बी के बीच के पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करें, ए और बी के बीच के पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा ए और बी के बीच में लिखेंगे VAB, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। VAB विल बी इक्वल टू, देखो ए वाला तुम्हारा और बी वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग लिखेंगे E1, है ना, E1 माइनस I इंटू R1। अब चूंकि यहां से ऐसे करके ध्यान से देखिएगा, एक चीज यहाँ पर करंट एंट्री कर रही है तो पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पर करंट निगेटिव कर रही है तो निगेटिव बनाएंगे, और यहाँ पर तुम्हारा निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखेंगे प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, प्लस से माइनस पे जा रहा है, प्लस से माइनस पे जा रहा है, करंट तुम्हारी प्लस से माइनस पे जा रही है, प्लस से माइनस पे जा रही है, तो लिखेंगे माइनस
माइनस लिखेंगे, प्लस से माइनस, घट रही है ना, तो माइनस, घटने के लिए हम लोग माइनस लिखेंगे, माइनस, ठीक। अच्छा, और आई इंटू आर वन, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आई इंटू आर वन, माइनस आई इंटू आर वन, ठीक। अच्छा, उसके बाद में बैटरी के माइनस से प्लस पे जा रही है, वाओ बढ़ रही है चीजें, वाओ बढ़ रही हैं, माइनस से पॉजिटिव पे जा रही हैं, तो हम लोग प्लस ई1, ई1, ठीक है ना। कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए, और बी से चले थे, तो ये ए और बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था ये वी ए बी, इस तरीके से, जिसका, तो ये ऐसे करके हम लोग इक्वेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी बन गई वी ए बी की इक्वेशन। ऐसे ही जरा सोचिए वी बी सी की इक्वेशन कितनी बनेगी, तो यहां पर देखिए, यहां पर, हाँ, यहां पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ये तुम्हारा पॉजिटिव करंट एंट्री कर रही है, निगेटिव निकल रही है, पॉजिटिव तुम्हारी, एक सेकेंड, तो तुम्हारा ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, तो ये तुम्हारा, एक सेकेंड, उल्टा कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर ऐसे, हाँ सही तो है, चलिए, तो यहाँ पर जो है ना माइनस आई इंटू आर टू, माइनस आई इंटू आर टू, ठीक। और ये तुम्हारा प्लस ई टू, प्लस ई टू, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, बी सी, वी बी सी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम ए बी प्लस बी सी इन दोनों को जोड़ दें ऐसे करके, वी ए बी, सॉरी, वी ए बी प्लस वी बी सी, तो ये दोनों डंडियां बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग वी ए बी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा वी ए बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, सॉरी, वी ए सी, वी ए सी तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा हा ए वन प्लस का ई टू माइनस आई इंटू आर वन, हाँ, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू, ठीक, इस तरीके से। तो यहां से ये जो तुम्हारा आया है ना, ये जो तुम्हारा नंबर है, इसी को बोलते हैं ई इक्विवेलेंट, और ये जो नंबर है इसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक। ये तुम्हारे यही है, तो ये चीज हमारी सीरीज कनेक्शन हो गई। तो सेल में अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया गया कि किसी सेल का, किसी बैटरी का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, अगर उसमें दो सेल हैं और इस तरीके से सीरीज में जुड़े हैं, और अगर कोई पूछ दे कि आपको टोटल ईएमएफ निकालना है, दो सेल तुम्हारे सीरीज में जुड़े हैं, तो ऐसे करके आप निकालना, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप निकालना। अब बताओ मुझे, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? बताओ मुझे, ये चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट रह रहा हो तो आप हमसे तुरंत अभी पूछ लीजिए। बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अंशिका, सिसोदिया, निधि, तो ये चीज है, ऐसे करके हम लोग ये चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन तुम्हारा ऐसे करके कनेक्ट हो जाता है, मतलब बैटरी तुम्हारी इस तरीके से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। सीरीज कनेक्शन, चलिए ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं अभी ये सेशन इतना ही रखूंगा, और हाँ,
कल जो है इसके आगे वाला जो पैरेलल वाला कनेक्शन है ना, कल मैं आपको पैरेलल वाला कनेक्शन सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और इसमें देखो बहुत ज़्यादा सच इस चैप्टर में कुछ बाकी नहीं रह गया है। किरचॉफ्स लॉ बचे हुए हैं, किरचॉफ्स लॉ बचा हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और आपका मीटर ब्रिज है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी बाकी हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कल, कल तो नहीं परसों ख़त्म हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।